भारतीय संस्कृत पाठ के पूर्व भाग को आपने पढ़ लिया है। इस प्रसारण के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत के शेष भाग को पढ़ेंगे, जिसमें शेष रेखांकित गद्यांशों की व्याख्या का प्रासंगिक प्रश्न एवं उनके उत्तर की चर्चा करेंगे। इस प्रसारण को देखकर आप सीखेंगे भारतीयों की सामूहिक चेतना के बारे में, शोषण विहीन समाज की स्थापना के बारे में, विज्ञान पर नैतिक मूल्यों के अंकुश की आवश्यकता के बारे में, भारतीय भाषाओं के सांस्कृतिक संगम की आवश्यकता के बारे में, भारतीय संस्कृति पाठ के प्रासंगिक प्रश्न एवं उनके उत्तर के बारे में। पूर्व ज्ञान। भारतीय संस्कृति पाठ के पूर्व भाग को पढ़कर आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाओं के बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हिंदी साहित्य में स्थान के बारे में, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत विभिन्न धर्म, विचारधारा, जाति, परंपरा आदि के बारे में, भारतीय संस्कृति के अमर तत्व के स्रोत, नैतिक एवं आध्यात्मिकता के बारे में, भारतीय संस्कृति के मूलाधार अहिंसा और त्याग के बारे में। वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उदंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीत से किस प्रकार करें, इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है कि हर प्रकार की प्रकृतिजन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। हमारे देश साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, हम विदेशियों से आक्रांत और पददलित हुए, हम पर प्रकृति और मानवों ने अनेक प्रकार मुसीबतों के पहाड़ ढहा दिए, पर फिर भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक पहाड़ ढहा दिए, पर फिर भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनीषियों और कर्म योगियों को पैदा कर सकें जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ, धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्र जैसे मनीषी कवि को और अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया, और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिनका सिक्का संसार मानता है। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, उनमें हम न केवल जीवित ही रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। उसका परिणाम यही है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि भारत देश को भी बुरे दिन देखने पड़े थे, परंतु ये भी सत्य है कि इन बुरे दिनों में भी हमारे देश ने अनेक विद्वानों एवं कर्मयोगियों को जन्म दिया। ये महान भारतीय सपूत इतने योग्य थे कि उन्हें संसार के किसी भी भाग में, किसी भी युग में अनिवार्य रूप से सम्मान के योग्य समझा जाता। जब हमारा देश स्वतंत्र था, तब भी हमारे देश में महात्मा गांधी जैसे कर्मठ और धर्म में रत रहने वाले क्रांतिकारी, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विचारशील कवि, योगराज अरविंद घोष तथा रमण महर्षि जैसे महान योगी व्यक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। इसी समय में हमारे देश में अनेक वैज्ञानिक एवं महान विद्वान भी प्रस्तुत हुए। इन विद्वानों की योग्यता को आज भी सारा संसार स्वीकार करता है। रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर प्रसाद जी लिखते हैं कि हमारी संस्कृति का मूल आधार नैतिकता है। इसी का प्रभाव हमारे समाज के मानस पर है। ये नैतिक आधार पर्वतों से भी मजबूत और सागर से भी गहरा है। इसकी व्यापकता आकाश से भी अधिक है। इतने मजबूत, गहरे तथा व्यापक नैतिक आधार के बल पर ही भारत अपनी गरिमा और महिमा को बनाए हुए है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणी है
वह ये है कि संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहां उन सब में ये एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों में जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। जनसाधारण के हृदय में उनकी धड़कती चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में ही बापू की दूरदर्शिता थी और इसी में उनकी सफलता थी। संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या। हमारे देश का प्राण तत्व संस्कृति है, जिसे सामूहिक चेतना भी कहा जा सकता है। इस संस्कृत के सूत्र में ही हमारे ग्राम, नगर, प्रदेश, धर्म और जातियां बनी हुई हैं। ऊपर से देखने में हमें विभिन्नता नजर आती है, परंतु आंतरिक रूप से सब एकता के सूत्र में बंधे हैं। अर्थात विभिन्नताएं होते हुए भी उनमें सांस्कृतिक एकता व्याप्त है। बापू ने जनसाधारण डेस सहारा लिया था। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या। गांधी जी का सिद्धांत सत्य, अहिंसा और प्रेम पर आधारित था और ये बातें सदियों से हमारी संस्कृति में रही हैं। उन्होंने इस बात को पहचान कर जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में विदेशी शासन के विरुद्ध एकजुट रहने का महान कार्य किया और उनके नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जनसाधारण ने सफल संघर्ष किया। जनसाधारण के हृदय डैश उनकी सफलता थी। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी सफलता ये थी कि उन्होंने जनसाधारण के हृदय में धड़कती इस सांस्कृतिक चेतना को भलीभांति पहचान लिया था और इसी को उन्होंने क्रांति शक्ति के रूप में बदल दिया, जिसके बलबूते पर भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बननी चाहिए। अर्थात उसके पीछे वैयक्तिक लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर व्यक्तिगत त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थों और स्वत्वों पर जोर न देकर व्यक्तिगत कर्तव्य पर, सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए और हमारी प्रत्येक कार्रवाई उसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर प्रसाद जी लिखते हैं कि हमें समाज और अपने देश में अन्यायों और अत्याचारों को फिर से न दोहराएं जाने के लिए अपनी आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। आर्थिक व्यवस्था के दूषित होने के कारण ही सारे संघर्ष होते हैं। अतः हमें अपनी आर्थिक व्यवस्था और ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही बनानी चाहिए। अतः ये आवश्यक है कि हम अपने व्यक्तिगत लाभ को त्याग कर लोक कल्याण की भावना से कार्य करें, तभी भारतीय संस्कृति पर आधारित आर्थिक ढांचा निर्मित हो सकेगा। व्यक्तिगत स्वार्थों और डैश जोर देना चाहिए। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या। जब तक हम व्यक्तिगत स्वार्थ और अधिकार पर बल देते रहेंगे तब तक शोषण चलता रहेगा, किंतु जब हम इन्हें भूलकर व्यक्तिगत कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देंगे तब शोषण विहीन समाज बन सकेगा। किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है उसका बड़ा प्रभाव हुआ करता है और परिणाम भी
यद्यप देखने में क्रिया का रूप एक ही क्यों न हो, एक छोटे से उदाहरण से ये बात स्पष्ट की जा सकती है कि एक सम्मिलित परिवार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति इस नैतिक भावना से काम करता है कि उनका कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक वह सुख पहुंचा सके और प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगाकर जितना भी उपार्जन किया जा सकता है करता है। सबका सामूहिक उपार्जन मान लीजिए कि एक रकम होती है जिससे अधिक उपार्जन करने की शक्ति परिवार में नहीं हो। उसी प्रकार का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसको अपने सुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए और उपार्जन करता हो तो भी सब व्यक्तियों का सामूहिक उपार्जन उतना होगा जितना कि प्रथमोक्त स्थिति में और सामूहिक संपत्ति दोनों स्थितियों में बराबर होगी और उसका बराबर बंटवारा कर दिया जाए तो प्रत्येक को बराबर ही सुख होगा। पर इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर ये पड़ जाएगा कि पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं, क्योंकि कोई केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, और दूसरे में संघर्ष अनिवार्य है क्योंकि प्रत्येक अपने लिए ही कर रहा है। हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का तकाजा है कि पहली स्थिति में हम अपने को लाएं और यदि संसार का संघर्ष मिटना है तो उसी भावना को सर्वमान्य बनाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, संघर्ष चाहे वह व्यक्ति व्यक्ति के बीच का हो चाहे देश देश के बीच का हो, वर्तमान रहेगा ही। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर प्रसाद लिखते हैं कि विज्ञान ने मानव को असीमित शक्तियां प्रदान की हैं। विज्ञान से प्राप्त इस शक्ति का प्रयोग कुछ लोग अपनी उन्नति के लिए करते हैं, किंतु कुछ लोग दूसरों को विनाश करने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश ये चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक का कहना है कि इस विज्ञान की शक्ति पर प्रेम और अहिंसा जैसे नैतिक मूल्यों का नियंत्रण नहीं लगाया गया तो ये मानव का हित नहीं कर सकती। नैतिक बंधन से विज्ञान की असीमित शक्ति सीमित हो सकती है और उसका प्रयोग विनाश के लिए न कर निर्माण के लिए किया जा सकता है। आज विज्ञान को शक्ति को कल्याण की दिशा में प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त ये बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियाँ का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। मैं समझता हूँ कि इस बारे में दो बातें विचारणीय हैं। क्या इस संबंध में ये उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संलिपि अर्थात देवनागरी में भी छपवाने का आयोजन करें। मुझे विश्वास है कि कम से कम जहाँ तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में भी छपवाने लगें तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत में लोग आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषाओं की कृतियों को स्वल्प परिश्रम से समझ जाएगा। प्रत्येक भाषा की डैश डैश छपवाने का आयोजन करें। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या। लेखक का विचार है कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं अपनी भाषा की रचनाओं को संलिपि अर्थात देवनागरी में भी छपवाएं, जिससे भारत के अन्य लोग, विशेषकर उत्तर भारत के लोग उन रचनाओं का आनंद ले सकें। दूसरी बात यह है, ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करें। यदि सब भारतीय भाषाओं का
प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। साथ ही वह संगम साहित्यकों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है। उसके दूसरे रूप गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जाते हैं। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। इन सब विषयों पर हमको इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना है कि जो एक भवन में शाहजहां ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा दी थी, उसने गर्व के साथ खुदवा दिया था, गर फिरदौस वर्ग रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यहाँ ही है, यहाँ ही है, यहाँ ही है। ये स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर प्रसाद लिखते हैं कि साहित्य पर संस्कृति का गहरा प्रभाव रहता है। हम ये भी कह सकते हैं कि साहित्य में जो भी प्रस्तुत किया जाता है वह संस्कृति का ही स्वरूप होता है। संस्कृति के संदर्भ में हम कुछ भी सोचते और करते हैं, साहित्य में उसका प्रतिबिंब रहता है। इसलिए साहित्य संस्कृति का व्यक्त रूप होता है। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या। भारत में विभिन्नता होते हुए भी सांस्कृतिक एकता व्याप्त है, जिसका प्रदर्शन वह विभिन्न कलाओं, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, वास्तुकला आदि के माध्यम से करता रहा है। शब्दार्थ। प्रगाढ़, अत्यंत गहरा, उद्गम, निकलने का स्थान, मज्जा, हड्डियों के अंदर का गूदे जैसा पदार्थ। तेन तेन भुंजी था, उपनिषद का एक उद्धृढ़ जिसका अर्थ है इसलिए त्याग भावना से भोग करो। सौहार्द, सहृदयता, आत्मीयता, सद्भाव, मैत्री। आक्रांत माने जिस पर आक्रमण किया गया हो। अरविंद, बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो बाद में महान योगी और दार्शनिक के रूप में विख्यात हुए। रमण महर्षि प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं। बुद्धिजीवी, प्रमुखता दिमागी कार्यों से जीविकोपार्जन करने वाला, जैसे अध्यापक, वकील, लेखक आदि। प्रिय विद्यार्थियों, अब इस पाठ के गद्यांशों से प्रासंगिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर। इस पाठ के किसी भी गद्यांश के लिए उत्तर ये होगा। पाठ का नाम भारतीय संस्कृत, लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न। कन्याकुमारी का मौसम कैसा रहता है? उत्तर। कन्याकुमारी के मौसम में न कभी सर्दी होती है और न कभी गर्मी। यहाँ का मौसम बड़ा सुखद होता है। प्रश्न। भारत भूमि की क्या विशेषता है? उत्तर। भारत भूमि की ये विशेषता है कि इसमें संसार में पाया जाने वाला प्रत्येक फल, अन्न, खनिज पदार्थ, वृक्ष और जानवर मिलता है। प्रश्न। भारत की किस प्रमुख विशेषता पर यहाँ प्रकाश डाला गया है? उत्तर। भारत की प्रमुख विशेषता है विभिन्नताओं के होते हुए भी आंतरिक एकता विद्यमान होना। प्रश्न। भारत के मौसम के बारे में क्या कहा गया है? उत्तर। भारत का मौसम बड़ा विचित्र है। इसमें एक छोर पर हिमालय की बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं तो दूसरे छोर पर तपता हुआ रेगिस्तान मतलब राजस्थान भी है। कहीं कहीं मौसम 12 महीने सुखद रहता है। चेरापूंजी में मूसलाधार वर्षा होती है और जैसलमेर में पानी बरसता ही नहीं। प्रश्न। भारत में रहने वालों की बोली क्या है? उत्तर। भारत में रहने वालों की कोई एक बोली नहीं है, यहाँ अनेक बोलियां बोली जाती हैं। प्रश्न। किसी अपरिचित द्वारा भारत को अनेक देशों का समूह कहे जाने का क्या कारण हो सकता है? उत्तर। विश्व के अधिकांश देशों में प्रायः एक ही धर्म अथवा जाति का बाहुल्य है।
जबकि भारत में अनेक धर्मों जातियों का बाहुल्य है और सभी को अपने धर्मानुसार जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता है, किसी अपरिचित द्वारा भारत को अनेक देशों का समूह कहे जाने का यही कारण हो सकता है। प्रश्न, लेखक ने भारत की तुलना किस माला से की है? उत्तर, लेखक ने भारत की तुलना उस माला से की है जिसमें विभिन्न रंगों के फूल या विभिन्न रंगों की मड़ियाँ गुथी होती हैं और उस माला की सुंदरता में वृद्धि करती हैं। प्रश्न, भारत की क्या विशेषता है जिस पर लेखक बल दे रहा है? उत्तर, भारत की विशेषता है विभिन्नता में एकता। ऊपर से भिन्नता दिखने पर भी इसमें आंतरिक एकता व्याप्त है। प्रश्न, यहाँ विभिन्नताओं की तह में क्या फैली है? उत्तर, भारत की धर्म और बोलियों की तरह में एक अनूठी समानता तथा एकता की भावना फैली है। प्रश्न, भारतीय संस्कृति में विद्यमान अमर तत्व का स्रोत बताइए। ये हमारे सम्मुख किस रूप में आता है? उत्तर, भारतीय संस्कृति में विद्यमान अमर तत्व का स्रोत नैतिक और आध्यात्मिक है, जो कि अनंत काल से कभी प्रत्यक्ष, कभी अप्रत्यक्ष और कभी मूर्त रूप में हम सभी के सम्मुख आता रहा है। प्रश्न, हमारी संस्कृति का मूलाधार क्या है? उत्तर, हमारी संस्कृति का मूलाधार अहिंसा या त्याग है। प्रश्न, त्याग और स्वार्थ क्या है? उत्तर, अहिंसा का दूसरा नाम त्याग और हिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है। प्रश्न, हम दुर्दिनों में भी किनको पैदा कर सके? उत्तर, हम दुर्दिनों में भी महात्मा गांधी, कवि रविंद्र, अरविंद, रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा कर सके। प्रश्न, भारतीयों की सामूहिक चेतना कैसे आधार पर स्थित है? भारतीयों की सामूहिक चेतना पर्वतों से भी मजबूत, सागरों से भी गहरी और आकाश से भी व्यापक नैतिक धरातल पर स्थित है। प्रश्न, भारतीय संस्कृति का नाम किसे दिया जा सकता है? उत्तर, भारत के विभिन्न धर्म, विचारधारा और जात रूपी जल प्रपात और प्रवाह हजारों वर्षों से आकर भारत में व्याप्त है। इसे ही विस्तृत और सागर के समान गहन और गंभीर भारतीय संस्कृति का नाम दिया जा सकता है। प्रश्न, गद्यांश में नदियों को किसके प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है? उत्तर, गद्यांश में नदियों के विभिन्न धर्मों संप्रदायों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न, महात्मा गांधी ने जनसाधारण को क्रांति के लिए तत्पर करने हेतु किसका सहारा लिया? उत्तर, महात्मा गांधी ने जनसाधारण के भीतर छिपी सांस्कृतिक एकता को पहचान लिया और उसी का सहारा लेकर जनता को विदेशी शासन के खिलाफ क्रांति के लिए तत्पर किया। प्रश्न, भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए आवश्यक है यहाँ की संस्कृति। भारत सांस्कृतिक रूप से एक इकाई है, भले ही बाहर से इसमें अनेक विभिन्नताएं व्याप्त हैं। प्रश्न, शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए स्वार्थ और हिंसा की वृत्ति छोड़कर त्याग और अहिंसा की वृत्ति अपनानी होगी। प्रश्न, हमारी प्रत्येक कार्रवाई इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। यहाँ किस तराजू की बात कही गई है? उत्तर, तराजू तौलने का काम करती है हमारे कार्य स्वार्थ प्रेरित हैं या सेवा प्रेरित, इसे ध्यान में रखकर ही हमारा मूल्यांकन किया जाएगा। सेवा भावना एवं लोक कल्याण ही वह तराजू है जिस पर हमारे क्रियाकलापों को परखा जा सकता है। प्रश्न, भारतवासियों को अपनी आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार बनानी चाहिए? उत्तर, भारतवासियों को व्यक्तिगत लाभ त्याग कर सामाजिक हित का ध्यान रखते हुए अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। प्रश्न, विज्ञान का उपयोग किसके लिए किया जाना चाहिए? उत्तर, विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। प्रश्न, विज्ञान पर किसका अंकुश आवश्यक है?
उत्तर, विज्ञान पर नैतिकता, नैतिक मूल्यों का अंकुश आवश्यक है, वही उसकी शक्ति को परिमित और उपयोग को नियंत्रित कर सकती है। प्रश्न, आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है? उत्तर, आज विज्ञान मनुष्य को अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। प्रश्न, मानव शक्ति कब हितकर नहीं होती? उत्तर, जब मानव शक्ति पर नैतिक अंकुश नहीं होता तब वह हितकर नहीं होती। प्रश्न, देवनागरी लिपि में सभी भाषाओं की कृतियां छपने से क्या लाभ होगा? उत्तर, देवनागरी लिपि में अन्य भाषाओं की कृतियां यदि छपेंगी तो भारत के अन्य प्रदेशों के लोग भी उन कृतियों का आनंद ले सकेंगे, विशेषकर उत्तर भारत के लोग। प्रश्न, भारत की एक सूत्रता किससे प्रदर्शित होती रही है? उत्तर, भारत की एक सूत्रता उसकी सांस्कृतिक एकता से प्रदर्शित होती है। बाहर से भिन्नता दिखाई देने पर भी उसमें आंतरिक एकता व्याप्त है। प्रश्न, भारतीय भाषाओं का सांस्कृतिक संगम क्यों आवश्यक है? उत्तर, भारतीय भाषाओं का सांस्कृतिक संगम होने से साहित्यकारों को प्रोत्साहन मिलेगा, इसलिए ये संगम आवश्यक है। इस पाठ को पढ़कर आपने सीखा है भारतीयों की सामूहिक चेतना के बारे में, शोषण विहीन समाज की स्थापना के बारे में, विज्ञान पर नैतिक मूल्यों के अंकुश की आवश्यकता के बारे में, साहित्य संस्कृति का व्यापक रूप है के बारे में, भारतीय भाषाओं के सांस्कृतिक संगम की आवश्यकता के बारे में, भारतीय संस्कृति के प्रासंगिक प्रश्न एवं उनके उत्तर के बारे में। अंत में इस पाठ से संबंधित प्रश्नों का तथा रेखांकित गद्यांशों की व्याख्या का स्वाध्याय कीजिए। आगामी पाठ ईर्ष्या तून गई मेरे मन से श्री रामधारी सिंह दिनकर तथा अजंता श्री भगवत शरण उपाध्याय का भी स्वाध्याय करिए, जिससे वह आप समझकर सीख सकें। धन्यवाद।